तो बच्चों आज सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस टर्म पे जो थ्योरी बताई थी वेक्टर्स की, तो उस थ्योरी के आगे हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने थ्योरी आपको काफी समझाई थी, अब हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्लास को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं स्क्रीन यहाँ से शेयर करने जा रहा हूँ। बाकी आपको और कुछ डाउट हो तो वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको वर्कबुक वगैरह शेयर की है, वो भी आपको सब कुछ करनी है। तो काफी सारे बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है, तो अब ये आपका कंपलसरी पोर्शन है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो हम लोग इस कंपलसरी पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। दिस इज वेरी कंपलसरी फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस एक्सरसाइज को देखना चाहें तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 है, जिसको हम लोग पूरी तरीके से आज कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10, जिसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्लास 12 वेक्टर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 आप उसको आराम से पढ़िए और उसके जो सही पार्ट होगा उसके लिए सोचिए कि उसका क्या आंसर हो सकता है। तो सभी बच्चों को अब यहाँ पर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। अब आप आराम से पढ़िए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, और उसके बाद आपके पास एक रिलेशन दिया है, पूछ रहा है कि थीटा यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप है वो सब आप पहले से जानते हैं, तो उसको आप यूज करिए। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे कि सर हम पहले से जानते हैं कि जो ए डॉट बी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। आपके पास पाई जो बाय फोर होगा इसका आंसर। ओके, तो संदर्भ ने बहुत ही जल्दी इसका आंसर बता दिया। इसका सही आंसर है पाई/4। तो बच्चों मैंने इस रिलेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखूंगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और यहाँ पे आता है नीटा कैप, एक वेक्टर होता है। बच्चों उसको अगर हम प्रॉपरली तरीके से करेंगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो रिप्लेस हो गया। तो आपके पास सीधा सीधा जो दोनों तरफ क्वांटिटीज कैंसिलेशन होने के लिए वो पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल होने पर ये अब आ जाएगा आपके पास sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई/4। तो सभी के लिए काफी आसान क्वेश्चन है और ये इसका सही आंसर हो गया बी पार्ट। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, काफी इजी। और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था इजी होगा ही। तो ये 19 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो स्क्रीन पे देखे ध्यान से, कि क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास आ गया है, इसी को आपको करना है। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। सब लोग स्टार्ट कर दें। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को आसान तरीके से लर्न करने का तरीका आपको बताया था कि आप इसको आसान तरीके से कैसे करें। इसके लिए मैंने आपको एक सर्कल सिखा दिया था। सर्कल सिखाने के बाद मैंने कहा था इस तरह से आई जे और के आप लिख लीजिए, और आई और जे के लिखने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि जो आई सर इसका आंसर वन होगा। क्रॉस जे, यस बेटा, आई क्रॉस जे वो क्या होता है? के होता है। ठीक है, जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है। और के क्रॉस आई ये क्या होता है? जे होता है। तो बच्चों अगर हमें ये सारी वैल्यूज पता है तो हम इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन इज आई टाइम्स डॉट जे क्रॉस के। तो बच्चों जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के क्या होता है? क्या लिखा है? आई माइनस जे। क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे। इज माइनस जे। ध्यान से देखना बच्चों, ये के क्रॉस आई नहीं है, ये आई क्रॉस के है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, तो ये हो जाएगा के। तो बच्चों यहां तक की वैल्यूज तो आप समझ गए होंगे कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होगा, लेकिन ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 होगा। तो ओवरऑल इसका सही आंसर होगा 1। यानी इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट।
तो बच्चों ये भी क्वेश्चन मैंने आपका अच्छे से कंप्लीट करके बता दिया, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज कंप्लीटेड, ओके। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 17 को ट्राई करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आपको पढ़ना है, इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। इसमें लिखा है लेट ए एंड बी be two unit vectors and theta is the angle between them, then a plus b is a unit vector if। तो बच्चों ये हमसे कह रहा है कि जो ये a plus b है वो एक यूनिट वेक्टर है। अगर बच्चों a plus b एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस क्या होगा? उसका मॉडुलस होगा 1, ठीक। और बच्चों इसके बाद हमारे पास गिवन क्वांटिटी क्या है कि a और b इटसेल्फ यूनिट वेक्टर है, यानी a का भी मॉडुलस और b का भी मॉडुलस ये भी क्या होगा बच्चों? 1 होगा। अब बच्चों हमसे अगर एंगल पूछा जा रहा है तो हम इसी रिलेशन को यूज करते हैं। तो इस रिलेशन को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, दिस इंप्लाइज दैट मैंने आपको प्रॉपर्टी भी सिखाई थी कि x डॉट x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ऐसे मैंने आपको प्रॉपर्टी लिख करके बताई थी। तो उसी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब a प्लस बी के मॉडुलस के स्क्वायर को लिखेंगे a प्लस बी डॉट a प्लस बी, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ये मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस टर्न पे, और बल्कि मैंने रादर देन इसकी पूरी प्रॉपर्टी बताई थी ताकि आप इसको लर्न कर लें। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या जनरेट होके आ जाएगा? दिस इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी मैंने सब बच्चों को पहले से ही बता रखी है। अब बच्चों ये सब यूनिट वेक्टर है तो मैं इसकी जगह 1 रख देता हूँ, इसकी जगह 1 रख देता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ क्योंकि मेरे को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स चाहिए। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर a दिस इज 1, मॉड ऑफ वेक्टर b दिस इज 1 cos थीटा। और बच्चों मैंने बताया था कि ये जो थीटा होता है वो कहां से कहां लाई करता है? 0 से 180 के बीच में ही लाई करता है। तो बच्चों यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, और यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा अगर आप इसको देखेंगे तो cos थीटा यहाँ से -12 आ जाएगा। और cos थीटा अगर -12 आ गया है तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 2π/3। 2π/3, क्योंकि हम ये जानते हैं ASTC को यूज करके कि cos 60 डिग्री इज हाफ, लेकिन मेरे को क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड ही यूज करना है, लेकिन cos नेगेटिव है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट ही यूज करेंगे। तो हम लिख देंगे इसको cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, इसको हम यूज करेंगे। तो दैट एंगल बिकम्स 2π/3 विच इज इक्वल टू -12। तो बच्चों यहां से थीटा जो होगा आपका वो निकल के आ जाएगा 2π/3। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकल के आ गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी पार्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 किसी को नोट डाउन करना हो, किसी का छूट रहा हो बिल्कुल बता सकता है। ओके, तो ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें लिखा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b सच दैट a डॉट b इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 ओनली व्हेन, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। उसमें लिखा है a डॉट b इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों मॉडुलस तो पॉजिटिव है ही, cos थीटा भी पॉजिटिव है, और जो नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं उनको हम लोग इनइक्वालिटी से क्या कर सकते हैं? डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी सिर्फ किस पे बचेगी? cos थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे बचेगी, cos थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव, और आपको तो ये पता ही है कि जो थीटा होता है वो 0 से 180 के बीच लाई करता है। इसका मतलब ये cos थीटा अगर पॉजिटिव है तो थीटा को कहां लाई करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब थीटा लाई करेगा
0 से लेकर के π/2 के बीच में। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो सभी को उसका आइडिया पहले से ही था कि क्या होता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने की किस तरीके से हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अब आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 15, ये आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम ध्यान से लिखते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू, जो रिलेशन लिखा हुआ है हम उसी को पहले लिख रहे हैं। लिखा है मोड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मोड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर, ऐसा कोई रिलेशन आपके पास गिवन है। ठीक है। अब इस रिलेशन के बाद हमसे पूछा गया है इफ एंड ओनली इफ a, b आर परपेंडिकुलर, मतलब ये आपको बताना है कि अगर रिलेशन ऐसा है तो वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब a और b क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो बच्चों ये सारी तो बातें आप पहले से जानते हैं कि इसको अभी मैंने जस्ट बताया था कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर 2 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। अब जो बच्चों पॉजिटिव क्वांटिटीज है उनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये कैंसिल कर दी मैंने पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो पॉजिटिव क्वांटिटीज को कैंसिल करने पे आपके पास आएगा 2 टाइम्स a डॉट b इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a डॉट b इक्वल टू 0। और बच्चों a डॉट b अगर 0 है तो दैट मींस यहाँ पे क्या मतलब आता है, a इज परपेंडिकुलर टू b। ये हमें प्रूफ करना था और ये बच्चों प्रूफ हो गया कि a और b परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन फिनिश हो गया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। अब तक बच्चों आप लोग को आइडेंटिटीज वगैरह तो लर्न हो ही गई होंगी, और अगर आप पेशेंस बना के रखेंगे तो मैं इसकी थ्योरी आगे भी कंटिन्यू करके रखूंगा। तो उसमें काफी कुछ कंसेप्ट्स और भी होते हैं। तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 14 को पहले भी करा चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस क्लास के नोट्स में है आपके। तो अगर आप प्रीवियस क्लास के नोट्स ओपन करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, जस्ट वेट करिए उसके लिए। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपकी प्रीवियस क्लास का था। इसका पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें ये बताना था कि a प्लस बी प्लस सी जो एंगल a के साथ बनाता है वही एंगल b के साथ बनाता है, वही एंगल c के साथ बनाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको करना था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा आपकी स्क्रीन पे है, इसको आपने करा था। और ये जो इक्वल इंक्लाइंड एंगल आया था वो था cos इनवर्स 1/√3। और ये पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो मैं आपको नोट्स फर्दर भेज भी दूंगा। ये पूरे मैंने प्रीवियस टर्न पे आपको बता दिया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर देता हूँ, हम लोग वापस अपनी जगह पे चलते हैं। तो ये प्रीवियस टर्न के नोट्स से जिनके पास नहीं हो वो अभी भी हमसे ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सीधा करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13। तो 13 क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लेंथी टाइप में। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। लिखा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i प्लस जे प्लस के विद अ यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, अभी भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of vector this and this is equal to 1, then find the value of lambda। अब ये बच्चों क्वेश्चन लिखा जरूर है लेकिन काफी बच्चों को इसकी लैंग्वेज ही नहीं क्लियर होती है कि उन्हें करना क्या है। तो बच्चों आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। आपको डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है,
आई प्लस जे प्लस के का लेना है, लेकिन किसके साथ लेना है? विद अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है? 2 प्लस 4i माइनस 5k और लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k के सम से जो वेक्टर बनेगा उसके यूनिट वेक्टर के साथ आपको क्या लेना है? उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी कभी डिफर करती है, बच्चे कुछ और समझते हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी आप रिसेंटली पढ़ रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आ रहा है, लेकिन मे भी एग्जाम में थोड़ा कम समझ में आए, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पे स्पेशली बहुत ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या निकालना है? कि यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर किसके वेक्टर्स के सम के अलोंग निकालना है? एक वेक्टर है आपका 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस, तो बच्चों हम इसका सम करेंगे इसके साथ लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इस वेक्टर को जरा सही ढंग से लिख लीजिए। मतलब आई वाले टर्म्स क्या होंगे? वो होंगे 2 प्लस लेमडा। जे वाले टर्म्स होंगे, जे वाले टर्म्स के साथ क्या आ रहा है? 4 और 2 6, 6 आ रहा है। और के वाले टर्म के साथ क्या आ रहा है? माइनस 5 प्लस 3, ठीक है, यानी कि -2। ये बच्चों हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इस वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। तो उसका मॉडुलस क्या होगा बच्चों? उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। दिस इज 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स द यूनिट वेक्टर। ये बच्चों अब बना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आपको इसी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, किससे? आई प्लस जे प्लस के वाले वेक्टर के साथ लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो ये बताएंगे आप सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है? एक बच्चा तो उसका आंसर बता रहा था, तो वो सिंप्लीफाई किया होगा तभी वो आंसर बता रहा है। तो ओके, कोई बताएगा क्या आएगा अंडर रूट में? लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये बच्चों आ रहा है, ऐसा इस बच्चे ने बताया। अब बच्चों आपको क्या करना है? आपको इसका ही डॉट प्रोडक्ट लेना है। आपको इसी का ही डॉट प्रोडक्ट लेना है आई प्लस जे प्लस के साथ, ठीक है। तो उसको बेटा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और वो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में अभी भी वो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 लिखा है पहले से ही, ठीक है। और उसी को यूज करके आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे अपना लैम्डा। तो स्टार्ट विद अ न्यू पेज। तो बच्चों अब हम लेते हैं आई प्लस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उस यूनिट वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर है आपका 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 1। तो बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई वाले आई के साथ यानी हो जाएगा 2 प्लस लेमडा प्लस 6 और -2। ये बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऊपर अपडेट हो गया। नीचे क्या है? नीचे है अंडर रूट में लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे, स्क्वायरिंग वगैरह करके लेमडा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो बच्चों जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, और ये बच्चों लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों इस तरह से बनेगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा बचेगा, और 44 माइनस 36, 44 माइनस 36 कितना हुआ? 8 हुआ, ठीक है। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो बच्चों क्वेश्चन फिनिश हो गया, लैम्डा मैंने प्रॉपर्ली निकाल लिया, लैम्डा इज 1। अभी भी किसी को डाउट हो तो वो दोबारा पूछ सकता है, लैम्डा आपका निकल के आ गया। किसी को भी डाउट हो तो वो दोबारा हमसे पूछ सकता है, लेकिन लैम्डा आपका मैंने निकाल के आपको दे दिया है, ठीक है। किसी के पास कोई डाउट? नो डाउट, ये पूरा सॉल्यूशन आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर
13 का, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है, इसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बच्चों कि वेक्टर ए है आपका i + 4j + 2k, वेक्टर बी भी गिवन है, वेक्टर सी भी गिवन है। ये कह रहा है एक वेक्टर डी निकालो जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो परपेंडिकुलर है ए और बी के, ठीक है, और उस वेक्टर डी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 15। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं। अब आप उन दो मेथड से कौन सा मेथड अपनाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में काफी अच्छे से पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि अगर आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो आप उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहां पर बच्चों जो डी वेक्टर है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हम डी वेक्टर को लिख सकते हैं ± लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी या लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, यानी कि डी वेक्टर्स को आप लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको लैम्डा तो पता नहीं है कि लैम्डा क्या है, तो लैम्डा को निकालने के लिए आप इस तरह के रिलेशन का यूज करेंगे तो आपके पास लैम्डा भी निकल करके आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? और दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट नहीं जानते तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। आप वेक्टर डी को लेट करोगे d1 i कैप, d2 j कैप, d3 k कैप, फिर वो दिया है कि वेक्टर जो डी है वो ए के परपेंडिकुलर है, उससे एक इक्वेशन बनेगी। वेक्टर डी बी के परपेंडिकुलर है, उससे दूसरी इक्वेशन। वेक्टर जो डी है वो सी के परपेंडिकुलर है, उससे तीसरी इक्वेशन। उससे आपके पास d1 d2 d3 निकल आएंगे और आपके पास पूरा वेक्टर लैम्डा निकल के आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको दो मेथड सिखा दिए, मैंने आपको पूरी तरीके से दो मेथड सिखा दिए। तो पहला मेथड क्या बताया बच्चों? मेथड 1 एक बार शॉर्ट में फिर से बता देते हैं। मेथड 1 ये है कि आप लिखेंगे d = लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, और उसके बाद c डॉट d को जब आप 15 करेंगे तो वहां से आपके पास लैम्डा निकल आएगा, और लैम्डा निकल आएगा तो आपके पास d वेक्टर निकल आएगा। दिस इज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। और बच्चों जो आपका मेथड 2 है वो भी आपने समझ लिया कि भाई कुछ ना एग्जाम में समझ में आया अचानक, तो आप क्या करोगे, डी वेक्टर को लेट कर लोगे d1 i कैप, d2 j कैप, d3 k कैप, ऐसे लेट कर लोगे। उसके बाद a डॉट d इसको आप 0 करोगे क्योंकि ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर। तो a का d से डॉट लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी d1 + 4d2 + 2d3 = 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से जो d है वो b के भी परपेंडिकुलर है, तो d को हम b के परपेंडिकुलर करेंगे तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी 3d1 - 2d2 + 7d3 = 0। ये दूसरी इक्वेशन। उसके बाद बच्चों गिवन है कि जो c डॉट d है वो 15 है, तो c का d से आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है और वो 15 है। समझ रहे हैं आप? C का D से आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो वो 15 है, तो वो कितना आएगा बच्चों? वो आएगा कितना आएगा? 2d1 - d2 + 4d3 = 15। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपका d1 d2 d3 निकल आएगा। एनीवन, किसी ने अभी तक सॉल्व किया किसी भी मेथड से जो आंसर मेरे को बता सके? ओके, तो मैं आंसर टैली करा देता हूं, आप निकाल लीजिएगा। फिर बच्चों जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो बेसिकली d1 आएगा वो आएगा 160/3, ठीक है। d2 आएगा -5/3 और d3 आएगा -70/3। ऐसा पीछे आंसर दिया हुआ है, तो d1 d2 d3 यही होंगे। यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा वेक्टर d वो होगा 163/3 i कैप -5/3 j कैप -70/3 k कैप। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। इस आपको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
दिस इज 160 आई कैप माइनस 5j कैप माइनस 70k कैप। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर ऑपरेट हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये मैंने अभी बॉक्स में डाला था, वही आंसर है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको दोनों मेथड से सिखा दिया कि आप क्वेश्चन किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी 16 बच्चे हैं सबको समझ में आना चाहिए। ओके, आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अभी भी, आप उसको आराम से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। और अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्या लिखा है इसमें? लिखा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ox oy oz are 1/√3 1/√3 1/√3। बच्चों मैंने आपको प्रीवियस टर्न पे बता दिया था कि डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया था अगर कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a, b, c, अगर हम इस P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो हम इसको कहते हैं OP वेक्टर। और OP वेक्टर x एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि अल्फा बीटा गामा अगर हम इन एंगल्स का कोसाइन लेते हैं तो जो वेक्टर बनता है वो बनता है वेक्टर cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप और cos गामा के कैप। तो इन एंगल्स का कोसाइन लेने पे जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। तो हम ये कहते हैं ये ओपी वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन है। ये ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है। अगर ये ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है तो मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहां से बच्चों आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों मैंने बताया था कि अगर cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो, है ना, और cos स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां से आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ऐसा निकल के आ जाएगा। तो बच्चों स्पेसिफिकली आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको तो एक ये वाला रिलेशन लर्न रखना है, ठीक है, जिसको अभी मैंने इंडिकेट किया। एक ये वाला रिलेशन लर्न रखना है, ठीक है, ये कभी भी आपको यूज करने के लिए मिल सकते हैं। अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड ox oy oz। अब बच्चों ये कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड है, यानी अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है और गामा भी अल्फा है, ठीक है ना। और हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? cos अल्फा cos बीटा, बीटा की जगह भी आप अल्फा लिख दोगे और गामा की जगह भी आप अल्फा लिख दोगे, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा। तो बच्चों अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो उनका हम ये रिलेशन जानते हैं। बस अब हम क्या करेंगे, बीटा की जगह भी अल्फा लिख देंगे, गामा की जगह भी अल्फा लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी cos स्क्वायर अल्फा आपका आ जाएगा 1/3। इसका मतलब cos अल्फा आ जाएगा आपका 1/√3। ये बात सभी को क्लियर है? दिस इज 1/√3। और इसको आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, इसको आप प्लस माइनस 1/√3 भी लिख सकते हैं, ये निकल के आ गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो वेक्टर क्या था? वेक्टर था cos अल्फा आई कैप, है ना, cos बीटा जे कैप, cos गामा के कैप। अब cos अल्फा तीनों में सेम है तो इसका मतलब ये इक्वली इंक्लाइंड हो गया और उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। तो आपको शो करना था कि वो इक्वली इंक्लाइंड है और उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? प्लस माइनस 1/√3, यही सभी के होंगे।
मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 11 ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन मैंने तब भी आपको बता दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या सभी का समझ में आ गया? ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10। फिर से देखिए, लिखा है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम आर 2i माइनस 4j प्लस 5k, और ये ऐसे दिए। और बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी सिखा दिया था कि कभी भी आपके पास अगर कोई पैलोग्राम है और उसकी अगर दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो उसका एरिया मैंने आपको बता दिया था। क्या होता है एरिया? क्या बताया था एरिया? एरिया मैंने बताया था, क्या बताया था? ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा। अब बच्चों ये कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो ये तो बच्चों ये भी मैंने आपको बता दिया था कि इसका डायगोनल ये वाला कौन सा होता है? ये होता है a प्लस बी। और ये वाला डायगोनल कौन सा होता है? a माइनस बी। ये आपको पता है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो क्या कह रहा है, दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है। अगर आप इसको प्रॉपर बनाना चाहें तो डायग्राम वाइज पूरा बना सकते हैं। तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये क्या बन जाता है? a प्लस बी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन। लेकिन इसने पूछा क्या? इसने पूछा फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो पहले डायगोनल वाला वेक्टर निकाल लो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल वाला वेक्टर निकालते हैं। तो डायगोनल वाला वेक्टर क्या होगा बच्चों? वो होगा a प्लस बी। तो ये हो गया a, यानी जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, प्लस बी। बच्चों आवाज आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो जरा, आवाज आ रही है? ओके। तो 2i प्लस i 3i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j और 5k माइनस 3k, ये हो गया 2k। तो बच्चों ये तो हो गया डायगोनल के अलोंग वेक्टर। अब हम क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इस वेक्टर का, मतलब आपने क्या निकाला है? डायगोनल के अलोंग वेक्टर, दिस इज योर a प्लस बी। अब आप क्या निकालोगे? इसका यूनिट वेक्टर। तो बच्चों अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो डायगोनल के अलोंग है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकल के आएगा? उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज यूनिट वेक्टर, यानी 3i माइनस 6j प्लस 2k होल डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। किसी ने इसका मैग्नीट्यूड बता सकता है क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 प्लस 36 प्लस 4, यानी कि 36 प्लस 4 हुआ 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 7। ये हुआ, समझ में आया? स्क्वायर रूट कितना हुआ? 7। बच्चों आवाज आ रही है ना अच्छे तरह से? ओके, तो यहां तक तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहां तक कंप्लीट होने के बाद तो ये कितना निकल के आया? ये निकल के आया 1/7 टाइम्स 3i माइनस 6j प्लस 2k। दिस इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सबको? अब हमको एरिया निकालना है। क्या एरिया कोई बचा है जिसने निकाला हो एरिया इसका? एरिया निकालना है बच्चों। मैंने एरिया के लिए क्या बताया था? जो कंसेप्ट बताया उस एरिया को यूज करो। क्या बताया था? एरिया क्या होता है? ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस यूज करते हैं, उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एरिया। संदर्भ बेटा आवाज आ रही है? संदर्भ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग को?
एनीवन? बच्चों आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, तो बच्चों ये मेरे को एरिया निकालना है, तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ। दिस इज 2 - 4 5 1 -2 -3। ओके, तो ये एरिया कितना निकल के आएगा? कोई कंफर्म कर दे जरा इसको, कोई कंफर्म कर दे ये एरिया कितना निकल के आएगा? ये आ रहा है 22i + 11j। ठीक है, ये आएगा ना? 11 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 2i + j। ये आ गया बच्चों। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 11 टाइम्स √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कितना आया? 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन फिनिश। तो बच्चों मैंने यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया पैरेलल टू इट्स डायगोनल, और इसके अलावा मैंने पैरेललोग्राम का एरिया भी आपको निकाल के दे दिया, जो आप जानते हैं। ठीक है, क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन? हाँ भाई, क्लास में जितने बच्चे सबको समझ में आ गया? अदिति, अमन, अर्णव, देवांश, ईशान, कौशिकी, रूहान, संदर्भ, सिद्धांत, तान्या, वनीशा, वंश, आनंद, संकल्प, आवाज आ रही सबको? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? मैसेज करने लगते हो उल्टा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो द क्वेश्चन नंबर इज 9th। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं बच्चों। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, स्टार्ट। लिखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are given externally in the ratio 1:2. Show that the P is the midpoint of RQ। तो काफी कुछ इसमें डाटा गिवन है। तो सबसे पहले आपको एक R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग को किस में डिवाइड करता है? 1:2 में डिवाइड करता है। लेकिन वो भी कैसे? एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड करता है? एक्सटर्नली। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ये रेशियो जरूर है, लेकिन ये कैसा रेशियो है? एक्सटर्नली। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इंटरनली नहीं लिखा है, एक्सटर्नली लिखा है। तो मैं इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आपका P का वेक्टर है 2a + b, और ये आपका है Q का वेक्टर है a - 3b। ठीक है, अब आपको एक वेक्टर निकालना है, R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग को किस में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करिएगा। 2:1 है कि 1:2 है? 1:2 है। ओके, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पोजीशन वेक्टर R का लिखेंगे। तो R का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 × 2a + b माइनस, बीच में माइनस आएगा, 1 × ध्यान से देखिएगा 1 × a - 3b। गलती वाला पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 2 × 2a + b माइनस 1 × a - 2b होल डिवाइडेड बाय। अब आप हमको बताएंगे होल डिवाइडेड बाय आप 2 - 1 लिखेंगे कि 1 - 2 लिखेंगे? कोई बच्चा कोई बता सकता है? ओके, तो ज्यादातर बच्चे, मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर बच्चे m - n को ख्याल में रख के लिखते हैं। तो अगर आप m - n लिखेंगे तो ये 1 - 2 हो जाएगा। ये 1 - 2 नहीं होता, ये 2 - 1 होता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, यहां पर ज्यादातर बच्चे गलती कर ले जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। तो ये हो गया 4a + 2b - a + 3b होल डिवाइडेड बाय 1।
यहां तक समझ में आ गया सबको? ये वैल्यू कितनी आई? 4a minus a, this is 3 times of vector a, और 2b plus 3b 5 times of vector b whole divided by 1। तो बच्चों आपके पास OR वेक्टर यानी R का पोजीशन वेक्टर तो निकल के आ गया। अब बच्चों आपको ये शो करना है कि एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है आपके पास R। तो आपको बताना है कि जो P है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। यानी हम RQ का क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे, और RQ का मिड पॉइंट हम जैसे ही निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिक P का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लेना जो आपने किया है वो सही है। तो बच्चों जो आपने R का पोजीशन वेक्टर निकाला है वो क्या निकाला है उसको लिख लो जरा। वो है 3a प्लस 5b। ठीक है, अब आप क्या करो, R और Q के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है P। जिसका नाम है P। तो चलो निकालें मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो वो हो जाएगा OP वेक्टर। तो वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ R पोजीशन वेक्टर ऑफ Q डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से लिखते हैं मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया 3a प्लस 5b प्लस a माइनस 3b, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो है वही मैंने अप्लाई किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3a प्लस a कितना हो जाएगा? 4a, और 5b माइनस 3b ये हो जाएगा 2b अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस b। और ध्यान से देखो बच्चों 2a प्लस b p का ही पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब जो हमने वर्किंग की है वो पूरी सही है। लेकिन ज्यादातर बच्चे इस वर्किंग को गलत कहां पे करते हैं वो वाला पॉइंट मैंने बता दिया। ज्यादातर बच्चे यहां पर 1 माइनस 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 1 माइनस 2 नहीं है, ये 2 माइनस 1 होता है, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। ठीक है, ओके। तो ये मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या लिखा है? शो दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको प्रीवियस स्टैंड पे बताया था कि कोलिनियर वेक्टर्स ही पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, और अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर होता है। लेकिन अगर ये पॉइंट्स आपके पास गिवन है तो पॉइंट से पहले आप AB वेक्टर निकालेंगे, BC वेक्टर निकालेंगे, CA वेक्टर निकालेंगे, और कहीं भी तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने के बाद अगर आपके पास एक ऐसा रिलेशन आ जाए कि एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, तो समझ लीजिएगा ये तीनों वेक्टर्स क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं जिनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ये तीनों कोलिनियर बन जाएंगे अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरे अदर टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल है। तो ऐसा होने पर ये क्या बन जाएंगे? ये आपके बन जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया गौरव? स्टार्ट करें करना। तो पहले बच्चों हमको AB वेक्टर कोई बच्चा बता दे क्या आ रहा है। AB वेक्टर क्या होगा? वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? दिस इज 5i कैप 0k कैप माइनस 2k कैप। A का पोजीशन वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। कोई बच्चा बता सकता है ये वेक्टर सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है? 4i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, ये आएगा ना। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा? AB का मैग्नीट्यूड भी बता दो। अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये सब करके कितना आएगा बच्चों? उसका AB का मैग्नीट्यूड कोई बता सकता है?
36, ये कितना आएगा रूट 56 को क्या लिख सकते हैं 2√40 ऐसा आएगा, ये आएगा ना। BC वेक्टर बच्चों निकाल लो। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B करके बताओ जरा वेक्टर क्या आ रहा है। राइट डाउन BC वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना है बच्चों, ये आ रहा है 6i प्लस 3j प्लस 9k, ये आ गया। और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो जरा, कितना आ रहा मैग्नीट्यूड 36 प्लस 9 प्लस 81, दिस इज √126, √126 इज 3√40। ओके, AB BC CA या AC जो भी वेक्टर है वो भी निकाल लो। ये क्या होगा बच्चों, AC वेक्टर या CA वेक्टर जो भी है उसको बताओ जरा मैग्नीट्यूड लेके। बाय द वे AC वेक्टर आए क्या है, कोई बता सकता है? ये आएगा 10i कैप प्लस 5j कैप प्लस 15k कैप, ये आएगा। अब बच्चों हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड बता दो जरा कितना आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड √100 प्लस 25 प्लस 225 कितना हुआ, 225 प्लस 25 प्लस 100, ये हुआ 350 का स्क्वायर रूट, दिस इज 5√40। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो AC वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड के। क्या ऐसा है कि नहीं है, पहले चेक करो, है ना ऐसा। यानी एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर टू वेक्टर, अगर ऐसा है तो उसका मतलब ये वेक्टर्स क्या हो गए, ये जिन पॉइंट से मिलकर के बने हैं वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर ऐसा बन गया तो आप लिख सकते हैं thus the points are collinear। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसमें एक और पार्ट भी दिया था, फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। तो पूछ रहा है B इस AC लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। तो C के कोऑर्डिनेट है 11, 3, 7 और A के कोऑर्डिनेट है 1, -2, -8। तो ये पूछ रहा है B वेक्टर इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। तो वो रेशियो क्या होगा, वो रेशियो में क्या लेट करते हैं बच्चों, λ/1। ध्यान से देखो, मैं इसका दूसरा पार्ट कर रहा हूं। तो B के कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट करिए बच्चों। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला क्या निकल के आएंगे, बताइए जरा जल्दी से, क्या निकल के आ रहा है। 11, 11 लिखना स्टार्ट करें, लैम्डा टाइम्स 11i कैप 3j कैप 7k कैप, ठीक है, प्लस 1 टाइम्स i कैप -2j कैप -8k कैप। ये बच्चों आपके कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं B के यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों B के कोऑर्डिनेट तो हम पहले से जानते हैं, हम B के कोऑर्डिनेट तो पहले से जानते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट कितना है, B के कोऑर्डिनेट है 5i -2k, ये B का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां लैम्डा ले आओ, भले लैम्डा इधर ले आओ, λ+1 इधर कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू, तो वहां वाले सब टर्म ओपन करके लिख दो। देखो क्या आया जरा बताओ जल्दी से। ये हो गया 5i -2k टाइम्स λ+1, वहां के टर्म जब आप ओपन करेंगे तो ये आएगा, ये निकल के आएगा, i के कोफिशिएंट्स इसमें निकल के आएंगे। मैं i के कोफिशिएंट लिख देता हूं डायरेक्ट। i के कोफिशिएंट आएंगे 11 λ+1 और j के कोफिशिएंट आएंगे 3 λ -2 और k के कोफिशिएंट निकल के आएंगे 7 λ -8। ये हो गया।
लेफ्ट हैंड साइड में भी आई के कोफिशिएंट लिख लो। आई का कोफिशिएंट होगा 5 लैम्डा प्लस 5, ठीक है, ये आई का कोफिशिएंट हो गया। और के का कोफिशिएंट प्लस के का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट हो गया -2 लैम्डा -2, ये के का कोफिशिएंट हो गया। चेक कर लीजिए आप, आई का कोफिशिएंट भी आपको पता पड़ गया है लेफ्ट हैंड साइड में, के का भी कोफिशिएंट आपको पता पड़ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो दो वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके आई जे के कंपोनेंट्स भी इक्वल हो, ठीक है। तो हम आई जे के कंपोनेंट्स इक्वल, किसी एक को इक्वल करके लैम्डा निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, ये आई का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में है 11 लैम्डा प्लस 1, को इक्वल कर लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा इज इक्वल टू 4, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 4/6, जिसको आप लिख सकते हैं 2/3। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। मैंने लैम्डा निकाल लिया कि किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, ठीक है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी मैंने आपको पूरा निकाल के दे दिया। तो आई होप आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे। ओके, तो देवांश क्वेश्चन कर रहे हो बेटा तुम? देवांश आवाज आ रही है? ईशान कर रहे हो बेटा कि नहीं कर रहे हो? वनीशा क्वेश्चन कर रही हो? यस सर। ओके गुड। तान्या तुम कर रही हो बेटा? यस सर। अच्छा चलो, स्पीड धीरे करें कि मतलब कर ले रहे हो क्वेश्चन? तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, मैंने कंप्लीट कर दिया। एक बार आप इसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हमें जो बच्चा करके दिखाएगा उसका मैं नाम ले लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हमें कौन करके दिखाएगा? ओके, अर्णव बेटा तुम बताओगे क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे? जल्दी से करके बताओ आंसर उसका। क्वेश्चन नंबर 7 अगर अर्णव नहीं बता पाएगा तो फिर दूसरा बच्चा होगा जिसको बताना होगा, वो होगा सिद्धांत। अगर अर्णव नहीं बता पाया तो सिद्धांत बताएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब। ओके, आंसर बताना है पहले से। यहाँ पे गिवन है वेक्टर a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, वेक्टर c भी गिवन है, कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर दिस। तो सबसे पहले आपको एक वेक्टर निकालना पड़ेगा, दैट वेक्टर इज 2a माइनस b प्लस 3c, तभी आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिस इज 2a, a की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के माइनस b, b की वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 3c, c टाइम्स है दिस इज i माइनस 2j प्लस, ये हो गया बच्चों, ठीक है यहाँ तक। अब आप इस वेक्टर को जरा हमको सिंप्लीफाई करके जल्दी से बता दो क्या आ रहा है, क्योंकि हमें फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जल्दी से बता दो जो अभी आपने लिखा है, दिस इज 2a माइनस b प्लस 3c, ये सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा? 2i माइनस 2i प्लस 3i, तो ये कितना बचा? ये 3i, ठीक है। 2j प्लस j माइनस 6j कितना हुआ? माइनस 3 प्लस 2k माइनस 3k प्लस 3k, तो प्लस 2k बचा। यही आया ना वनीशा? यही आएगा ना? यस सर।
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हुआ 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 22। ये आ गया बच्चों, इसका क्या निकल के आया, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल के आया स्क्वायर रूट ऑफ 22। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर हम इस वेक्टर का निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a माइनस बी प्लस 3c डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड है 2a माइनस बी प्लस 3c का मैग्नीट्यूड। तो आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। दिस इज आंसर इज 3 बाय रूट 22 आई कैप माइनस 3 बाय रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 22 के कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों चेक कर लो, तानिया चेक कर लो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। 7th क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन आपका था जो मैंने पूरी तरीके से आपको करके दे दिया है। तो 7 क्वेश्चन का एंड। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द क्वेश्चन नंबर इज 6 नाउ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? रेडी? क्वेश्चन नंबर 6 and this is your question number 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तब हम लोग को करना है। तो बच्चों ब्रेक लेने की जरूरत है कि करते जाएं, जैसा आप बताओ। करते जाएं ना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 करना है बच्चों लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए कैसे करेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। ठीक है, कह रहा है कि एक आपको वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, लेकिन ये 5 यूनिट का वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन में है ए और बी के सम की डायरेक्शन में, क्योंकि रिजल्टेंट का मतलब होता है इन दो वेक्टर्स का सम। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें वेक्टर का 5 यूनिट ही मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 5 यूनिट। तो हम 5 यूनिट के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं और यूनिट वेक्टर में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा जिसका पास डायरेक्शन होगा इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट में और मैग्नीट्यूड होगा 5 यूनिट। समझ में आता है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालने के लिए हम मान लेते हैं एक वेक्टर सी है जो होगा a प्लस बी के, ए और बी के रिजल्टेंट को एक्सप्रेस करेगा। तो ये हो जाएगा 2i प्लस आई, ठीक है, 2i प्लस आई, उसके बाद प्लस 3j माइनस 2j। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, 2i प्लस आई प्लस 3j माइनस 2j, माइनस के प्लस के से तो कैंसिल ही हो गया। क्या बचा ये तान्या? ये आया है 3i और ये हो गया j, 3i और j। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना है यार? रूट 10, रूट 10 है। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। तो ये हो गया 3i प्लस j होल डिवाइड बाय रूट 10, ये आ गया। तो ये बच्चों हो गया आपका आंसर, तो निकल आया दिस इज 3 बाय रूट 10 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 10 जे कैप। ये तो आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा, अब एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो और वो a प्लस बी के डायरेक्शन में हो। तो a प्लस बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये आप निकाल चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अपना आंसर फाइनली लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट वेक्टर, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज 3 बाय रूट 10 आई कैप प्लस 1 बाय
√10, क्योंकि आपको बताया गया है कि डायरेक्शन के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं आप, यूनिट वेक्टर। तो बच्चों ये मैंने कर दिया, जो कि a प्लस बी के रिजल्टेंट यानी a प्लस बी को एक्सप्रेस करता है। तो ये हो गया। तो ये बच्चों उसी की डायरेक्शन में उसके अपोजिट भी हो सकता है, तो प्लस माइनस, ठीक है ना, मतलब आगे पीछे डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, तो आप इसको प्लस माइनस के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर तो यूनिट वेक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, पूरा आपकी स्क्रीन पे है, अभी भी आप चेक कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो कहां पर है क्वेश्चन नंबर 5? ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो इजी टाइप लग रहा है क्वेश्चन, एकदम टफ वाले हम लोग के सारे हो गए, अब इजी इजी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तुम कहोगे सर अगर ये यूनिट वेक्टर है तो 100% इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो उसका सर सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अभी क्या बचेगा सर, ये बचेगा सर मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ दैट वेक्टर, क्योंकि मॉड तो ब्रेक हो जाता है, इज इक्वल टू 1। तो सर ये हो गया मॉड ऑफ x, ठीक है, और ये सर क्या हुआ, ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ, कितना हुआ 3, ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि मॉड x इज इक्वल टू कितना है, यह है 1/√3, यानी x की वैल्यू कितनी आई, दिस इज प्लस माइनस 1/√3। ये तो आपका आंसर काफी जल्दी आ गया, ठीक है, ये आंसर तो काफी जल्दी निकल के आ गया, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। क्या समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर, हम लोग दूसरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 4th की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, ये है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4th। क्या लिखा है इसमें, अगर आपके पास एक रिलेशन गिवन, दिस इज वेक्टर a इज इक्वल टू b प्लस सी, यानी कि b और c का जो सम है वो वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिए, b और c का जो सम है वो वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब बच्चों एक ट्राइंगल बना लो आप, और जो इस लॉ को फॉलो करे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को कुछ इस तरह से, तो वही बना लो आप। तो बच्चों ये वेक्टर अगर b है, ये वेक्टर अगर c है, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम होना कंपलसरी है, तभी आपस में ऐड हो पाएंगे। और ये किसके इक्वल है, a के, इसका डायरेक्शन जस्ट इसके अगेंस्ट है। तो ये डायरेक्ट, ये वाला जो डायग्राम है किसको इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर a इज इक्वल टू b प्लस सी यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ गया? डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं सभी को, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है। इसका नामकरण करना चाहो तो नामकरण भी कर सकते हो, दिस इज योर वेक्टर ABC, ठीक है। तो बच्चों यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि जो AB है वो कौन सा वेक्टर है, CB है वो कौन सा वेक्टर है, वो सब दिखाई दे रहा है इसमें। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो AB वेक्टर है वो वेक्टर C है, CA वेक्टर जो है वो वेक्टर B है, और CB वेक्टर जो है वो वेक्टर A है, ठीक है। तभी आपने क्या लिखा है, A इज इक्वल टू B प्लस, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर हम इनकी लेंथ को कंसिडर करते हैं तो इस वाले वेक्टर की लेंथ क्या होगी, इस वाले वेक्टर की लेंथ अगर आप इसका मॉडुलस ले लोगे ये इसकी लेंथ हो जाएगी,
इसका मॉडुलस ले लोगे तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, इसका मॉडुलस ले लोगे तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, तो ये हो गया लेंथ। तो बच्चों ये पूछ रहा है क्या ये रिलेशन ट्रू है कि नहीं है, ये रिलेशन ट्रू है कि नहीं है। तो तुम कहोगे सर ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ट्रायंगल इनइक्वालिटीज भी पढ़ी है, और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या बताती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज बताती है कि ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। लेकिन ये रिलेशन उसको डिस्कार्ड कर, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन सही हुआ, नहीं सही हुआ। तो सही रिलेशन क्या होगा, सही रिलेशन ये होता कि अगर ये कुछ इस तरह से लिखा होता तो ये सही होता, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन जो उसने रिलेशन लिखा है वो नहीं हो सकता। तो आप लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट ट्रू, हेंस इट इज नॉट ट्रू दैट मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B प्लस मॉडुलस ऑफ C, ये ट्रू नहीं हो सकता। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, काफी छोटा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और बच्चों जो सेकंड क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सेकंड क्लास में अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगी, ठीक है, इसलिए क्लास में बने रहिएगा। चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ के बाद बच्चों कौन सा करना है, फोर्थ के बाद करना है हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है, थर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कितने बच्चों ने किया है पहले से, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। तान्या तुमने किया है क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले से, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स, डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो तुम कहोगे सर ये तो एक फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन तो पूरा ही फिजिक्स का है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए डाटा इंटरप्रेट करते हैं कि डाटा क्या क्या हमारे पास गिवन है और उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ, साउथ, ठीक है। गर्ल कहां चलती है, वो 4 किलोमीटर चलती है टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ। ये बच्चों देखो मैं वेस्ट की तरफ चल रहा हूं 4 किलोमीटर, मैंने कुछ रेड कलर की लाइन इंडिकेट की है, मैं यहां चल रहा हूं 4 किलोमीटर, ठीक है। ये मैं 4 किलोमीटर चला हूं इस तरफ, तो मैं इसको लिख देता हूं दिस इज योर 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बच्चों ये बात आपको समझ में होगी कि अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा रहता है तो जो आखिरी में नॉर्थ लिखा होता है तो आपको नॉर्थ के साथ 30 डिग्री बनाना होता है। ये बात आपको समझनी होगी कि अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है तो आपको नॉर्थ के साथ 30 डिग्री बनाना है, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को बच्चों रिप्रेजेंट करो जरा कि कैसे रिप्रेजेंट करें। तो 4 किलोमीटर मान लो चली है वेस्ट की तरफ, अब 3 किलोमीटर चलना है इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बच्चों अगर मान लो यहां से चल रही होती तो डायरेक्शन कौन सा होता, डायरेक्शन 30 डिग्री का ये वाला होता, क्योंकि मैंने कहा ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अगर स्टार्टिंग में ओरिजिन से ही चल रही होती ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो 30 डिग्री को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग से नहीं चल रही है, वो 4 किलोमीटर चलने के बाद चल रही है, तो वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ बच्चों कुछ इस तरह से चलेगी जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे चलेगी बच्चों ईस्ट ऑफ नॉर्थ,
ठीक है, तो यहां नहीं चलेगी, वो 4 किलोमीटर चलने के बाद चलेगी। तो ये हो गया आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो वो नॉर्थ के साथ एक एंगल बनाएगी, तो उस एंगल को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये एंगल यहां से बनाएगी, दिस एंगल इज बेसिकली 30 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ के साथ ही बना रही है, समझ में आया? दिस इज योर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और चलती कितना है? चलती है तुम्हारा ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। तो पहले ओ से चली ए और ए से चली बी। तो बच्चों आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए उस लड़की का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट टू डिपार्चर। तो बच्चों यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर ये हो गया, वो फाइनल आंसर आपको दिखाई दे रहा, वो ये हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका फाइनल पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको इसी में ही सब कुछ करना है, और क्वेश्चन तो फिजिक्स का ही है, तो अब आप इसको कंप्लीट करिए, कैसे भी करके कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। ओके, तो आप कोई बच्चा है जो बता सकता है इसका ओबी वेक्टर क्या होगा? कोई बच्चा ओबी वेक्टर बता सकता है? ओबी वेक्टर कैसे लिखेंगे? तुम लिखोगे सर कि जो ओबी वेक्टर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर से। ओए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप हमको क्या बता सकते हैं कि ओए वेक्टर क्या होगा? तुम कहोगे सर ओए वेक्टर तो पता पड़ रहा है कि ओए वेक्टर तो सर क्लियर कट डायग्राम से ही पता पड़ रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में चला है, तो ओए वेक्टर हो जाएगा वो -4 आई कैप। भाई माइनस आई कैप उसका डायरेक्शन हो गया क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और 4 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो आपका ओए वेक्टर हो गया -4 आई कैप। समझ आया? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको ए बी वेक्टर निकालना है। तो बच्चों ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, जरा वो भी हमको एक तरीका बता दो। ए बी वेक्टर हम कैसे लिखें? ए बी वेक्टर के लिए बच्चों अगर हम सोचते हैं तो ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर आप कर लें तो उससे आप ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री होगा ना। तो ए बी वेक्टर के जब हम कंपोनेंट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस तरफ आएगा, तो वो होगा ए बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos 60 आई कैप, क्योंकि वो उस तरफ है, प्लस जे कैप वाला कंपोनेंट भी ऊपर की तरफ होगा, तो वो होगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin 60 के कैप। ये वेक्टर होगा बच्चों कौन सा वेक्टर आपका? ए बी वेक्टर। क्या समझ में आया सबको? तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों आप जानते हैं कितना है? 3 है। cos 60 कितना है? 1/2 है आई कैप। फिर से आपके पास ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो 3 है, और sin 60 होता है √3/2। ठीक है, के कैप। के कैप नहीं है, दिस इज योर जे कैप, ऊपर की तरफ है ना, दिस इज योर जे कैप, तो उसको आप जे कैप लिख लीजिए। तो फाइनली ये क्या आया बच्चों? ये आपका निकल के आया है 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी लोगों को? और अगर समझ में आ गया तो बस आपको कुछ नहीं करना, सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको ओबी वेक्टर निकालना है, तो ओबी वेक्टर को निकालने के लिए सारी वैल्यूज वहां पर आप पुट कर दीजिए, आपका ओबी वेक्टर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। स्टार्ट करें। तो जो ओबी वेक्टर है बच्चों वो वेक्टर है ओए वेक्टर। ओए वेक्टर है आपका -4 आई कैप प्लस ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर आपने अभी निकाला, दिस इज 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4 + 3/2 आई कैप, ठीक है, प्लस 3√3/2 जे कैप। तो ये कितना हुआ बच्चों? -8 में ये आया -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे। ये बच्चों आपका उस लड़की का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया। ठीक है, तो आप आंसर में लिख सकते हो हेंस गर्ल डिस्प्लेसमेंट, हेंस गर्ल डिस्प्लेसमेंट
from her initial point of departure is -5/2 I cap plus 3√3/2 J cap। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। और मेरे ख्याल से सभी को ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन करने का वे क्या है, लेकिन फिर भी ना समझ में आया हो तो मैं आपको एक बात दोबारा यहाँ समझा देता हूँ। मे भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने इस वाले वेक्टर की, यानी जिस वेक्टर का नाम था ए बी वेक्टर, इसके मैंने कंपोनेंट किए थे, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो इस डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा, और एक कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जो आपको ऐसे नजर आएगा। तो जो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा, cos थीटा। तो उसको मैंने लिखा था मॉड ऑफ ए बी, मैंने इसको लिखा था मॉड ऑफ ए बी cos 60, है ना। और इसको मैंने लिखा था मॉड ऑफ ए बी sin 60। क्या बात सबको समझ में आ गई? अगर ना समझ में आई है तो मैंने दोबारा बता दी। सबको समझ में आ गई ये बात कैसे किया मैंने? ओके, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी जिसको ना आया हो वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 और क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो काफी इजी है, उसको आप अपने आप से ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, उसको आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ब्रेक ले लेते हैं 1 मिनट का। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं अभी